राष्ट्रीय आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। वैश्विक स्तर पर में कौन सी भू राजनीतिक और आर्थिक घटनाएं हैं जो वर्ष 2024 को बड़े व्यापक स्तर पर प्रभावित कर सकती हैं। साल 2023 खत्म हो चुका है और साल 2024 की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में हमारे लिए उन प्रवृत्तियों को पहचानना जो वैश्विक प्रभाव रखती हैं और वैश्विक स्तर पर विभिन्न घटनाओं को नए तरीके से परिभाषित कर सकती हैं, उन घटनाओं पर चर्चा करना बेहद महत्वपूर्ण है। और इसलिए आज हमारा इन फोकस में टॉपिक होगा 5 घटनाएं जिन्होंने जो बदल सकती हैं 2024 की तस्वीर। सबसे पहले देखते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के क्या पक्ष होंगे। सबसे पहले हमने उस खबर को जान लिया है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है, यानी साल 2024 की शुरुआत हो चुकी है और पिछले कुछ वर्षों से जो भू राजनीतिक स्तर पर, जो आर्थिक और व्यापारिक स्तर पर प्रवृत्तियां उभर रही हैं, उनका 2024 में क्या प्रभाव हो सकता है, उन प्रवृत्तियों की पहचान करना हमारे लिए जरूरी है और इसीलिए टॉपिक चुना गया है। मैं 5 घटनाएं कौन सी हैं उन पर क्रमवार तरीके से चर्चा करेंगे। पहले हम बात करेंगे शक्ति केंद्र में होने वाले परिवर्तन के बारे में। उसके बाद देखेंगे कि जो वैश्विक चुनाव चक्र 2024 में होने वाला है उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। मध्य पूर्व में जिस प्रकार से तनाव उभरा है वैश्विक स्थितियों पर उसका क्या प्रभाव होगा। चीन का जो आर्थिक दबाव है, चीन में जो घटती विकास दर है उसका वैश्विक स्तर पर क्या प्रभाव हो सकता है और विश्व की बढ़ती उम्र दराज आबादी का क्या प्रभाव होगा पूरे विश्व पर, इस पर चर्चा करेंगे। और अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। अगर आप इसे ये देखें कि ये आईएएस की मुख्य परीक्षा की किस प्रश्न पत्र से जुड़ेगा, तो ये सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ेगा और अंतरराष्ट्रीय संबंध जैसे खंडों से उसे जोड़ करके आप देख सकते हैं, या अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक प्रवृत्तियों जैसे खंडों में भी ये शामिल होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वैश्विक शक्ति संतुलन में किस तरह का परिवर्तन होने की संभावना है। पिछले कुछ समय से जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, तो पूरी संभावना इस बात की जताई जा रही है कि ब्रिक्स एक ऐसा संगठन होगा जो वैश्विक स्तर पर शक्ति संतुलन में, खास तौर से आर्थिक शक्ति संतुलन में बड़े बदलाव करने की क्षमता रखता है। आप जानते हैं कि 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स में 4 नए मेंबर ऐड हो गए हैं। 3 एशिया के हैं, ईरान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट, और 2 अफ्रीका के देश हैं, इजिप्ट यानी मिस्र और इथियोपिया। ये 5, छठा देश भी शामिल होने वाला था साउथ अमेरिका से अर्जेंटीना, लेकिन अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने इससे जुड़ने के लिए अभी अपनी असमर्थता को व्यक्त किया है। तो ये 5 देश इसमें शामिल हो गए हैं। पहले से ही 5 देश ब्रिक्स में शामिल है। कौन कौन से देश हैं? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसका जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था वो 2009 में ये कैटरिनबर्ग में रशिया में हुआ था और तब से इसने अपने विश्व स्तर पर आर्थिक एजेंडे को खास तौर से निर्धारित करने का प्रयास किया है और हाल के वर्षों में विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर भी अपनी राय को अभिव्यक्त किया है। धीरे धीरे संगठन का आकार बढ़ रहा है। तो मेंबरों की संख्या कितनी हो गई? ये 10 हो गई है। अब इन 10 मेंबर को मिलाकर के ये पूरी वैश्विक आबादी का लगभग 46.5% कवर करते हैं ब्रिक्स देश। वैश्विक जीडीपी का 30.8 ट्रिलियन डॉलर इनकी वैश्विक जीडीपी का में हिस्सेदारी है, जो वैश्विक जीडीपी के लगभग 1/3 के बराबर बैठती है। उसी तरह से वैश्विक तेल उत्पादन में ब्रिक्स देशों की जो भागीदारी है वो 45% के बराबर हो चुकी है। साथ ही इनका एक विस्तृत व्यापारिक नेटवर्क है और विस्तृत व्यापारिक नेटवर्क होने के कारण पूरी संभावना है कि आने वाले वर्षों में ये तरह तरह की समझौते कर सकते हैं, जैसे प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि मुक्त व्यापार समझौते का पहला चरण है, यानी तरजीही पर आर्थिक समझौता करना, पीटीए, और साझा मुद्रा भी इनके द्वारा अपनाई जा सकती है, जो वैश्विक स्तर पर न केवल विनिमय के स्तरों पर, एक्सचेंज के स्तर पर परिवर्तन करने में सक्षम होगी, बल्कि वैश्विक व्यापार की दिशा को भी निर्धारित करने में भूमिका निभा सकती है। उसी तरह से जैसे ईरान जैसे देशों को शामिल किया गया है जिन पर पश्चिमी देशों ने तरह तरह के प्रतिबंध लगाए हैं, तो इस तरह के देशों के लिए नए राजनयिक विकल्प भी खोलती है, डिप्लोमेटिक ऑप्शंस खोलती है। इससे ब्रिक्स देशों की तरफ और देशों का भी आकर्षण बढ़ सकता है और यह भी एक महत्वपूर्ण घटना साबित हो सकती है कि आने वाले वर्षों में ब्रिक्स देश
महत्वपूर्ण भू राजनीतिक और आर्थिक दिशा देने वाले वैश्विक और आर्थिक और भू राजनीतिक ऑर्डर निर्धारित करने वाले देशों में प्रमुख रूप से शामिल हो जाए। वर्ष 2024 में ब्रिक्स देशों की एक महत्वपूर्ण भूमिका स्थापित हो सकती है। दूसरी घटना है वैश्विक चुनाव चक्र। अलग अलग देशों में चुनाव की प्रक्रियाएं चलेंगी। पिछले कुछ समय से लगातार ये प्रवृत्ति देखी जा रही है कि वैश्विक स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं में एक पतन की प्रवृत्ति को देखा गया है और यही कारण है कि जो वैश्विक लोकतांत्रिक सूचकांक है उसमें अलग अलग मानकों के आधार पर बेहतर से बेहतर लोकतांत्रिक संस्थाओं वाले देशों में भी एक गिरावट की स्थिति को देखा गया है। आम चुनावों में 2024 में अरबों लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होगी और इनका सबसे महत्वपूर्ण केंद्र होगा यूएसए का चुनाव, जो नवंबर में, आप जानते हैं नवंबर 2024 में नए राष्ट्रपति आने वाले हैं और रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप उम्मीदवार हो सकते हैं और यह माना गया है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इस उम्मीदवारी को जीत लेते हैं यानी राष्ट्रपति बनने में सक्षम हो जाते हैं तो वैश्विक व्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन वो कर सकते हैं, जहां पर वैश्विक भागीदारी के एब्सटेंशन को यानी ग्लोबल एंगेजमेंट एब्सटेंशन की नीति को, जो ग्लोबल वैश्विक स्तर पर विश्व के अलग अलग देशों से और बहुपक्षीय स्तर पर जुड़ने की जो नीति रहती है उससे पीछे हटने को वे ज्यादा ज्यादा समर्थित कैंडिडेट हैं, उस तरह की नीतियों का ज्यादा समर्थन करते हैं। तो वैश्विक स्तर पर इसकी जगह दूसरे देश जो उभरने की अपने आप को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस खाली स्थान की जगह ले सकते हैं। साथ ही जैसे अभी आपको बताया गया कि वैश्विक स्तर पर अलग अलग देशों में लोकतांत्रिक संस्थानों की एक पतन की प्रक्रिया चल रही है, संभावित लोकतांत्रिक क्षरण हो रहा है। जैसे अफ्रीका में पिछले वर्षों में चाहे वो गैबोन हो, नाइजर हो, अलग अलग देशों में तख्ता पलट हुआ है और उसी प्रकार से पश्चिमी यूरोप के देशों के संदर्भ में भी जो वैश्विक सूचकांक है लोकतंत्र का, उसमें भी उनकी गिरावट को देखा गया है। इसी तरह से एल सल्वाडोर जो मध्य अमेरिकी देश है और जो ट्यूनीशिया जो कि उत्तरी अफ्रीकी देश है, इसकी स्थिति उत्तर अफ्रीका में ट्यूनीशिया की यहां पड़ेगी और उसी तरह से एल सल्वाडोर की स्थिति यहां पड़ेगी। इन देशों में भी ये देखा गया है कि यहाँ के जो नेता हैं, जो राजनेता हैं, वो भी चुनाव प्रक्रिया को किसी तरह से जीतने के लिए प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने यहाँ चुनावों की निगरानी को प्रतिबंधित करने का प्रयास कर रहा है। ट्यूनीशिया में इस तरह की प्रवृत्तियां देखी गई है और उसी तरह से लोकतांत्रिक संस्थाओं की किसी भी तरह से कम भागीदारी को सुनिश्चित करने का प्रयास एल सल्वाडोर में किया जा रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण चुनौती होगी वैश्विक स्तर पर। उसी तरह से मध्य पूर्व में आप जानते हैं इजराइल हमास का वॉर अभी भी चल रहा है बड़े स्तर पर। ये क्षेत्रीय संघर्ष के रूप में विस्तारित हो सकता है। खास तौर से हाल ही में बेरूत एयरपोर्ट पर जिस तरह से अटैक हुआ है, हवाई हमले हुए हैं, इससे ये क्षेत्रीय संघर्ष की बढ़ने की संभावना पैदा हो गई है कि इजराइल और हमास के बीच जो ये वॉर चला हुआ है ये एक क्षेत्रीय संघर्ष के रूप में डेवलप ना हो जाए। जॉर्डन ने पहले से ही इजराइल की जवाबी कार्रवाई को, हमास ने जो इजराइल पर हमला किया था उसके बाद इजराइल की जो कार्रवाई हुई उसको युद्ध अपराध की श्रेणी में रखा है और उसी तरह से मिस्र ने भी इसको सामूहिक सजा, कलेक्टिव पनिशमेंट जैसे शब्दों से जोड़ा है। इसी तरह से इस युद्ध का क्षेत्रीय वित्तीय संस्थानों पर भी असर हुआ है और क्षेत्रीय वित्तीय संस्थानों पर असर होने के कारण जो वित्तीय क्षेत्र में निर्णय लिए जाने थे विकास से संबंधित, समृद्धि से संबंधित, वो भी प्रभावित हुए हैं। इनके प्रभावित होने की एक संभावना यह भी है कि इस क्षेत्र से पश्चिमी देशों यानी यूरोप की तरफ और यूएसए की तरफ शरणार्थियों का प्रवाह बढ़ सकता है। इस क्षेत्र में निवेश बेहद बड़े स्तर पर हतोत्साहित हो सकता है और व्यापारिक मार्ग भी इससे प्रभावित हो सकता है। आप जानते हैं कि इजराइल और हमास वॉर से प्रेरित होकर यमन में चल रहे संघर्ष में हौती विद्रोहियों ने लाल सागर से गुजरने वाले समुद्री व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है और उसके कारण एक बड़ी समस्या व्यापारिक संदर्भ में उठी है और यह भी माना गया है कि व्यापार मार्ग बाधित होने के कारण शिपिंग इंडस्ट्री बड़े स्तर पर प्रभावित हो सकती है, जिससे कच्चे तेल के दाम भी बढ़ सकते हैं। इसी तरह से चीन का आर्थिक दबाव भी महत्वपूर्ण रूप से 2024 की प्रवृत्तियों को
प्रभावित कर सकता है और इसका कारण यह है कि चीन में आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि की दर कमजोर हुई है। उसका कारण क्या है? चीन को टिक टिक करता हुआ टाइम बॉम्ब कहा गया है। आप जानते हैं कि चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लगभग 21 ट्रिलियन डॉलर की उसकी अर्थव्यवस्था है और बड़े स्तर पर विश्व में निवेश और व्यापार को प्रभावित करती है। हाल ही में चीन में धीमी आर्थिक वृद्धि दर, उच्च युवा बेरोजगारी, संपत्ति क्षेत्र के संकट, कम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और कमजोर निर्यात के कारण चीन की जो अर्थव्यवस्था है इसको टिक टिक करता टाइम बॉम्ब कहा गया है, क्योंकि इस तरह की स्थितियां वैश्विक निर्यात को, वैश्विक आयात को, वैश्विक व्यापार को बड़े स्तर पर प्रभावित कर सकती है। साथ ही चीन में जो आंतरिक खपत है अलग अलग वस्तुओं की, वो भी बेहद सीमित है और इससे ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील से जो चीन में निर्यात किया जाता है उसके भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होने की संभावना बनी है। बहुराष्ट्रीय निगम प्रभावित हो सकते हैं क्योंकि उत्पादन का स्थानांतरण, ट्रांसफर चीन से अन्य स्थानों पर, कम लागत वाले स्थानों पर हो सकता है और इससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला भी प्रभावित होगी। उसका डाइवर्सिफिकेशन भी होने की संभावना है और इस डाइवर्सिफिकेशन में, इस स्थानांतरण की प्रक्रिया में काफी लोगों की छटनी हो सकती है, जिससे श्रम बाजार में कम भागीदारी हो सकती है श्रम की और उससे उत्पादकता भी नीचे जा सकती है। और यही कारण है कि बहुराष्ट्रीय निगमों का जो प्रोडक्टिविटी लेवल है, उनकी जो उत्पादकता है वो भी इससे नकारात्मक रूप से प्रभावित होने की संभावना है। और यही कारण है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जो पश्चिमी देशों की, खासतौर से पश्चिमी यूरोप के देशों की का एक महत्वपूर्ण संगठन है, उसने 38 देशों का ये संगठन है, इसने कहा है कि इन सब कारणों की वजह से वैश्विक समृद्धि 2024 में बेहद नकारात्मक रूप से प्रभावित होने की संभावना बनती है। तो एक महत्वपूर्ण कारक है जो प्रभावित कर सकता है वर्ष 2024 को। इसी प्रकार से विश्व में लगातार उम्र दराज लोगों की बढ़ती आबादी भी 2024 की कई प्रवृत्तियों को प्रभावित कर सकती है। वर्ष 2024 के एक आंकड़े के अनुसार जर्मनी, इटली, फिनलैंड और जापान 65 वर्ष से अधिक आयु की सबसे बड़ी आबादी इन देशों में रखते हैं। वर्ष 2050 तक हांगकांग, दक्षिण कोरिया और ताइवान भी इस श्रेणी में शामिल हो जाएंगे, जहां पर 65 वर्ष से अधिक आयु के अधिक व्यक्ति होंगे। उसी तरह से 2050 तक दुनिया की 60 प्लस आयु वालों का जो प्रतिशत है, ये 12% से बढ़कर 22% हो जाएगा। यानी दुनिया और ज्यादा बूढ़ी होती जा रही है। आप इसको इस तरह से भी व्याख्यायित कर सकते हैं। जब दुनिया और ज्यादा बूढ़ी होगी तो श्रम उत्पादकता नीचे आ सकती है और श्रम उत्पादकता नीचे आने की वजह से वस्तुओं का और सेवाओं का व्यापार भी बड़े स्तर पर प्रभावित हो सकता है। साथ ही जीवन प्रत्याशा निरंतर बढ़ रही है। जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है और जीवन प्रत्याशा बढ़ने के कारण भी जो एज्ड पॉपुलेशन का जो प्रतिशत है वो बढ़ता जा रहा है। बुजुर्गों में बीमारी के संभावित खतरों के कारण अलग अलग देशों का स्वास्थ्य बजट बढ़ेगा। स्वास्थ्य बजट बढ़ने से उनका जो जीडीपी है उस पर एक दबाव की स्थिति आएगी और साथ ही कामगारों के बनिस्पत कामगारों के अनुपात में पेंशन भोगियों का अनुपात गिर रहा है, क्योंकि सरकारें इतने बड़े स्तर पर पेंशन भोगियों की आवश्यकताओं को, जरूरतों को हर स्तर पर पूरा नहीं कर सकती। और वर्तमान जो पेंशन प्रणाली है इसमें एक अस्थिरता की स्थिति है, यानी स्थिरता पर, उसकी स्थिरता पर प्रभाव है, अस्थिरता की स्थिति उसमें पैदा होगी। इससे श्रम उत्पादकता, जैसा अभी आपको बताया गया था, श्रम उत्पादकता प्रभावित होगी, श्रम आपूर्ति भी प्रभावित होने की संभावना रहती है और इससे व्यापक स्तर पर आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि, व्यापार, बचत और निवेश पर बड़े असर होंगे। तो ये 5 प्रवृत्तियां प्रमुख रूप से 2024 में विश्व को अलग अलग स्तर पर प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं। अंत में एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा देश 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स संगठन में शामिल हुआ है या हुए हैं? कौन सा या कौन से देश 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स संगठन में शामिल हुआ है या हुए हैं? मिस्र, सऊदी अरब, ईरान या उपर्युक्त सभी? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।